जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉपी पेन में। तो आज हम शिक्षण का अर्थ एवं उद्देश्य टॉपिक पर बात करेंगे, जो पेपर 2 जो हमारा है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, उसके अंतर्गत हमारा पहला लेसन है। ठीक, तो पहली क्लास है ये हमारी। इससे पहले हम लोगों ने सिलेबस पर बात कर ली थी कि किन किन विषयों पर लेकर या किन किन पाठों को लेकर हमें आगे चर्चा करनी है। ठीक, तो उसी के संदर्भ में हमारा जो आज का जो वीडियो है वो है शिक्षण का अर्थ एवं उद्देश्य। ठीक, तो इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, किस तरह के प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, और शिक्षण का अर्थ क्या होता है, इसके उद्देश्य कौन कौन से होते हैं, इसकी विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक, इसी से रिलेटेड चीज़ें हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि भाई शिक्षण क्या होता है। अगर हम शिक्षण को इंग्लिश में कहें तो इसका इंग्लिश का अर्थ निकल के आता है टीचिंग। ठीक, तो टीचिंग के नाम से आपके दिमाग में कौतूहल सी मच गई होगी कि भाई टीचिंग क्या होती है, कि हम किसी को भाई कोई चीज़ पढ़ाते हैं या कोई चीज़ सीखते हैं। ठीक, सीखना एक प्रकार से क्या होता है, सीखना ही क्या होता है, इसको अधिगम भी कह सकते हैं। ठीक, लेकिन जब बात शिक्षण की आती है तो हम एक प्रकार से ये जानते हैं कि शिक्षण क्या है। शिक्षण एक क्या है भाई, सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, ये समाज में होती है, कहीं और कहीं तो होती नहीं। भाई हम लोग समाज के अंग हैं, समाज में रहते हो। शिक्षण की ये जो प्रक्रिया है या शिक्षण एक क्या है, सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक, और इस पर प्रत्येक देश की शासन प्रणाली, सामाजिक दर्शन, सामाजिक परिस्थितियां तथा मूल्यों आदि का प्रभाव रहता है। ठीक, और जिस देश में जैसी शासन प्रणाली तथा सामाजिक तथा दार्शनिक परिस्थितियां होंगी, वहाँ उसी प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया होगी। ठीक, और ये तो हम जान लिए हैं ना कि भाई शिक्षण शब्द अंग्रेजी के टीचिंग शब्द का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, और शिक्षण से अभिप्राय क्या होता है, सीखना। ठीक, ये तो एकदम क्लियर है। शिक्षण को लेके हमारे जो एक महान विचारक हैं, ठीक है, डॉक्टर राधा कृष्णन, इन्होंने क्या कहा है कि शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए। इस कार्य को किए बिना शिक्षा अनुवीक और अपूर्ण है। ठीक, तो ये कथन डॉक्टर राधा कृष्णन का है। और एक प्रकार से अगर हम शिक्षण की बात करें तो भाई पहले जो शिक्षण प्रक्रिया थी, पहले जो परंपरागत रूप से अगर बात करें तो परंपरागत रूप से जो शिक्षण का अर्थ क्या होता है कि पहले क्या था कि भाई शिक्षक जो होते थे, बालकों को कोई निश्चित विषय वस्तु होती थी उसको रटा देते थे। ठीक, और अधिक से अधिक विषयों का ज्ञान ऐसे ही रटाकर प्राप्त करवा देते थे। लेकिन जब शिक्षण प्रक्रिया में मनोविज्ञान का प्रवेश हो गया, ठीक, तो जो हमारी शिक्षण प्रक्रिया है वो शिक्षक केंद्रित थी पहले, वो आके अब बच्चों पर केंद्रित हो गई। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षण प्रक्रिया हो गई है। ठीक, तो शिक्षण के अंतर्गत जब मनोविज्ञान शिक्षण में प्रवेश हुआ, ठीक, तो क्या हुआ कि इसने एक प्रकार से शिक्षण के अर्थ को ही चेंज कर दिया। ठीक, और शिक्षण जिससे बालक में अवस्था एवं प्रकृति के अनुरूप समस्या को हल कैसे करे वो बालक, ठीक है, उस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करवाने पर वो प्रबल जोर देता है, या या उसके अनुरूप समस्या को हल करने की क्षमता प्राप्त कर ले, ऐसी शिक्षा जो देती है हमारी जो शिक्षण प्रक्रिया है। ठीक है, तो अभी ये बातें शिक्षण के बारे में जो हुई है, आई होप आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो शिक्षण जो होता है वो अकेले तो होगा नहीं, उसके लिए शिक्षक का होना जरूरी है और शिक्षार्थी का भी होना जरूरी है। ठीक, तो एक प्रकार से दो ध्रुव बन गए हैं, एक शिक्षक और एक शिक्षार्थी। ठीक, तो इसी को जॉन एडम्स ने कहा है कि शिक्षण एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। ठीक, जिसमें एक ध्रुव पर शिक्षक है और दूसरे ध्रुव पर शिक्षार्थी या छात्र। ठीक, लेकिन लेकिन शिक्षक और छात्र के अलावा पाठ्यक्रम भी होना जरूरी है ना, कि भाई शिक्षक क्या पढ़ाएगा, कोई पाठ्यक्रम निश्चित होगा, वही शिक्षार्थी को पढ़ाएगा। तो भाई हमारे जॉन ड्वी साहब हैं, या डीवी लिखा रहता है कहीं कहीं, तो शिक्षण एक इन्होंने कहा त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। ठीक, त्रिध्रुवी क्यों कहा, क्योंकि इसमें छात्र, शिक्षक प्लस पाठ्यक्रम समाहित होता है। अब हम लोग देखेंगे कि विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षण की कौन कौन सी परिभाषाएं दी हैं। ठीक, पेपर में प्रश्न पेपर में मतलब प्रश्न ऐसे बन जाते हैं कि भाई शिक्षण की कोई एक परिभाषा लिखिए, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, शिक्षण अधिगम किसे कहते हैं, या शिक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके संप्रत्यय की परिभाषा देकर समझाइए। ठीक है,
तो अगर आपको किसी शिक्षा शास्त्री के अनुसार उनकी परिभाषाएं याद होंगी तो आप आसानी से नंबर 1 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, मतलब इसका एक अलग इंप्रेशन होता है। ठीक है, तो बाकी अगर आप सटीक परिभाषा भी लिख देंगे तब भी आपको नंबर मिलेगा। ऐसी कोई धारणा नहीं है कि भाई आपने इनके अनुसार लिखी है। हाँ, 2 नंबर में आपको फ़ायदा मिल सकता है, जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, अगर उसमें ये क्वेश्चन आ गया तो आपने किसी शिक्षा शास्त्री के अनुसार शिक्षण की परिभाषा लिख दी है तो आपको ज़रूर फायदा होगा। तो इनमें से एक आप याद भी कर लीजिए, क्योंकि टेट वगैरह में कथन भी दे सकते हैं। ठीक है, तो रायबर्न महोदय हैं, रायबर्न ने कहा है कि आपने शिक्षण को स्पष्ट इन्होंने मतलब जो अभी इन्होंने क्या कहा है, पढ़ते हैं कि शिक्षण को स्पष्ट करते हुए कहा है कि शिक्षण के 3 बिंदु हैं, शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। ठीक, इन तीनों के बीच संबंध स्थापित करना ही शिक्षण है, और यह संबंध बालक को शक्तियों के विकास में सहायता प्रदान करता है। तो ये रायबर्न का कथन है। ऐसे ही रायबर्न के अनुसार कुछ और भी कथन है, मतलब इसके अलावा, कि उन्होंने कहा कि शिक्षण एक संबंध है जो बालक को उसकी समस्त शक्तियों का विकास करने में सहायता देता है। एक कथन B.O. स्मिथ साहब का है, उनका भी देख लेते हैं। तो वो कहते हैं कि शिक्षण क्रियाओं की वह व्यवस्था प्रणाली है। ठीक, शिक्षण क्रियाओं की वह व्यवस्था व प्रणाली है जो कि अधिगम को उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसे ही अगर हम बात करें B.F. स्किनर साहब की, तो वो कहते हैं कि शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। ठीक, ऐसे ही कई सारे शिक्षा शास्त्री हैं, योकम और सिम्पसन हो गए, क्लार्क हो गए, ठीक है, स्मिथ हो गए, इन्होंने शिक्षण अपने अनुसार शिक्षण की परिभाषाएं दी हैं। तो शिक्षण का अर्थ हो गया, शिक्षण की परिभाषाएं हो गई। ठीक, तो अभी हम लोग देखते हैं कि शिक्षण की प्रकृति कैसी है। ठीक है, शिक्षण की प्रकृति कैसी है। अगर हम लोग शिक्षण की प्रकृति की बात करते हैं तो शिक्षण एक अंतः क्रिया है। ठीक है, अंतः प्रक्रिया है, क्योंकि भाई ये शिक्षण जो होती है वो छात्र हो गया और आपका शिक्षक हो गया, उनके बीच चलती है। तो ये शिक्षण एक प्रकार की अंतः प्रक्रिया है और यह सामाजिक तथा व्यवसायिक प्रक्रिया है। ठीक, और शिक्षा एक सोउद्देश्य प्रक्रिया, मतलब शिक्षण दिया जा रहा है तो किसी उद्देश्य के लिए दिया जा रहा है। शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। आगे है शिक्षण एक भाषा संप्रेषण का कार्य करती है, और शिक्षण भाई निर्देशन की भी प्रक्रिया है। ठीक, तो ये थी शिक्षण की प्रकृति की शिक्षण है क्या। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं शिक्षण की विशेषताओं की। ठीक, तो यहाँ पे शिक्षण की अगर विशेषताओं की बात करें तो जो शिक्षण में छात्रों की वैयक्तिक भिन्नताओं को ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि भाई शिक्षक जब शिक्षा प्रदान करेगा तो छात्रों की जो वैयक्तिक भिन्नताएं होंगी उन्हीं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करेगा। यह प्रेरणात्मक व सृजनात्मक होता है। ठीक, इसमें छात्र सदैव क्रियाशील रहते हैं तथा उनमें अंतर्निहित क्षमताओं का पूर्ण विकास होता है। शिक्षण में छात्रों की कठिनाइयों को जानकर उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है। अगला पॉइंट है शिक्षण शिक्षक व छात्रों के सहयोग पर आधारित व प्रगतिशील होता है। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट थे शिक्षण की विशेषताओं के। तो ये विशेषताएं हो गई, शिक्षण की प्रगति हो गई, परिभाषा, अर्थ हो गए। अब हम लोग बात करते हैं शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य की। ठीक, तो पहला उद्देश्य है कि भाई छात्रों को नवीन ज्ञान के लिए प्रेरित करने के लिए, ठीक, या छात्रों को नवीन ज्ञान के लिए प्रेरित करना, छात्रों की वैयक्तिक रुचियों का विकास करना, छात्रों की क्रियात्मक पहलू का विकास करना, बालकों में आत्मा अभिव्यक्ति का विकास करना जिससे वे अपने अनुभव एवं विचार को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करने में समर्थ हो। ठीक, तो ये उद्देश्य शिक्षण के ऐसे भी आगे है कि बालकों में आत्मविश्वास तथा आत्मानुभूति करने के योग्य बनाना, बालकों में संवेदनशीलता का विकास करना, ठीक, और बालक को उसके जीवन से संबंधित उपयोगी ज्ञान प्रदान करना। शिक्षण का उद्देश्य बालकों को सीखने के लिए प्रेरित करना, क्योंकि छात्रों के प्रेरित ना होने पर शिक्षण अधिगम उपयुक्त नहीं होगा, और बालक की मानसिक क्षमता का विकास करने के लिए। तो ऐसे अनेक शिक्षण के उद्देश्य हैं जिनमें से 5-6 पॉइंट आप अपने ध्यान में रखिए। ठीक, वही अगर एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो उनको आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 से 6 पॉइंट इनफ है। तो हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी बात कर ली है उद्देश्य की, परिभाषा की, प्रकृति की, विशेषताओं की, अर्थ की, परिभाषा की। ठीक, तो इस लेसन में इतना ही है। ठीक, बाकी अगर इसके अलावा आपको कुछ अलग भी मिलता है तो आप पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आप लिखना चाहें तो मैं जो बोलता गया उसको आप उसी तरह लिख सकते हैं, वीडियो पॉज करके आराम से सुन के। ठीक, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और
अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें।